मैं आपके पास पहले भी एक वीडियो बनाया था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज़ के, क्योंकि हमारा राजस्थान का एग्जाम आने वाला है और उसमें ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो मेरी पहली वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज मैं कुछ और क्वेश्चंस लाई हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाई हूँ कि जो आपको और हेल्प करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्जेक्ट एक नया ही इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आओ हम डिस्कस करते हैं आज कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको आता है, उट एस मैगिस वैलेट कॉम पैरियट, ये एक लीगल मैगजीम है। वो कहते हैं इसका और क्या नाम है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शन आएंगे जैसे रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है, या रूल ऑफ एजिस्टम जेनरिस है। तो हारमोनियस तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो इसमें कोई कन्फ्लिक्ट वर्ड आपको मैगजीम में नहीं दिख रहा। तो इसका आंसर है आपका बी, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को बी ही क्यों चुना हमने ऑप्शन, क्योंकि बी में क्या होता है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब जुडिशरी चीज़ क्लियर नहीं है, उसको इनेक्टमेंट की जो क्लियर वर्डिंग नहीं शो हो रही, तो उसको इंटरप्रेट करेगी और उसको क्या देगी, एक सेंसिबल और मीनिंगफुल उसको इंटरप्रेशन देगी। तो इसीलिए ये मैगजीम आई है, उट रस मैगिज वैलेट कॉरम पैरियट। तो इसका आंसर जब भी क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आपने इसका आंसर लगाना ऑप्शन बी, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंटेन द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। ऐसा इंटरप्रिटेशन में या किसी स्टैचू में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उसको हम बोलते हैं कि ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। लॉन्ग आपको ऑप्शन जैसे आएंगे लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रियम्बल। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, प्रियम्बल। क्यों, क्योंकि प्रियम्बल ही पूरे एक एक्ट में ऐसी चीज़ होती है जो पूरे आपको बताती है कि ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, कि लेजिस्लेशन की ऐसी क्या इंटेंशन थी कि ये एक्ट बनाना पड़ा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेडन केस इन 1584 वॉज रिजॉल्व बाय। जो आपका 1584 में हेडन केस आया था, ये किसने रिजॉल्व किया था। सुप्रीम कोर्ट, आपके पास ऑप्शन आएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बॉम्बे हाई कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड, या बैरन ऑफ एक्सचेकर। तो आपने इसका आंसर लगाना है सी, बैरन्स ऑफ एक्सचेकर। क्यों, क्योंकि उस ये बहुत ही पुराना केस है, 1584 से क्लियर हो रहा है हमें कि ये बहुत ही पुराना केस है। तो उस टाइम पे हमारा सुप्रीम कोर्ट तो इवॉल्व भी नहीं हुआ था, इसीलिए इसका आंसर है बैरन्स ऑफ एक्सचेकर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हेडन केस क्योंकि इसी से रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन में एक रूल आया था, मिसचीफ रूल, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि जब जर्नल वर्ड, व्हेन जर्नल वर्ड फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड ऑफ ए डिस्टिंक्ट कैटेगरी, द जर्नल वर्ड मे बी गिवन अ restricted meaning of the same category. The journal word would take its meaning from the preceding expression. This is also known as. वो कहते हैं कि जब जर्नल वर्ड फॉलो करते हैं कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को कुछ और डिस्टेंट कैटेगरी से, तो उनका मीनिंग क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो आपके पास जैसे ऑप्शन आ गए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, उट रेस मैगिस वैलिड क्योरम पैरिट, या एजिस्टम जेनरिस, या एक्सप्रेशन उनिस इट एक्सक्लूजा ऑल्टरिस। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ऊपर वाली मैगजीम उट रेस मैगिस, तो ये तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये किसके लिए बना है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जर्नल वर्ड फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड, तो आपने क्या लगाना है वहाँ पे, एजिस्टम जेनरिस। सी इसका आंसर है, इनमें से इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि एजिस्टम जेनरिस का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम नेचर। ऐसी चीज़ें जो बेशक डिस्टिंक्ट कैटेगरी में फॉल कर रही हैं लेकिन उनकी नेचर क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू एन इम्पॉर्टेंट रोल इज प्लेड बाय। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, शेड्यूल प्ले करता है, आपका प्रियम्बल करता है, या हेडिंग करता है। तो आपने इसका आंसर लगाना है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि हम किसी भी स्टैचू को जब हम उसको पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, तो हमें शेड्यूल भी हेल्प करते हैं, हमें प्रियम्बल है वो तो ऑब्वियस है क्योंकि ऑब्जेक्ट बताता है, वो तो हेल्प करेगा ही करेगा, और हेडिंग भी करती है, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ प्रोविजन इन पीनल स्टैचू। जब हम कोई प्रोविजन को स्ट्रक्ट करते हैं किसमें, पीनल स्टैचू में, इफ़ देयर अपीयर टू बी अ रीजनेबल डाउट और एम्बिग्यूटी। अगर हमें लगता है कि कुछ रीजनेबल डाउट या एम्बिग्यूटी है, तो वो हम किसके फेवर में रिजॉल्व करेंगे, हम स्टेट गवर्नमेंट के करेंगे, यूनियन के करेंगे, या वो ऐसा पर्सन जो लाइबल है पेनल्टी के लिए।
मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि अगर कभी हमने कोई प्रोविज़न कंस्ट्रक्ट किया पीनल स्टैचू में और उसमें लगा कि हमें कुछ रीजनेबल डाउट है या एम्बिग्यूटी है, तो हम उसको किसके फेवर में रिजॉल्व करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के करेंगे, यूनियन के करेंगे, या वो पर्सन जो उस पेनल्टी के लिए लाइबल है? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि उसी पर्सन जो बेचारे को हमने पेनल्टी इम्पोज करनी है तो उसी के फेवर में जाएगा। हमेशा बोलते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलता है? एक्यूज्ड पर्सन को मिलता है। सेम चीज़ वही है कि अगर हमने कोई भी चीज़ जिसमें एम्बिग्यूटी या कुछ जो कोई डाउट क्रिएट हो गया तो वो किसके फेवर में जाएगा? जो पर्सन लाइबल है पेनल्टी के लिए। तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल एड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू? ये जो इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन जितनी भी हैं, ये बहुत मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वैसे भी आपको किसी और लॉ को भी अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो आपको इनके सारे गॉन थ्रू होना ही पड़ेगा। तो इंटरनल एड तो वैसे भी हम जब भी कोई बेयर एक्ट या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो इंटरनल एड तो हमें हेल्प करती ही करती है, क्योंकि स्टार्ट ही इंटरनल एड से होता है। जैसे आपका लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, प्रीएम्बल हो गया, फिर आपके प्रोवाइजो हो गए, इलस्ट्रेशंस होगी, मार्जिनल नोट्स हो गए, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे इंटरनल एड है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज के। तो आपको क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इंटरनल एड है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू की? पहला आएगा रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ कमेटी की, जो हम रेफर करते हैं, जैसे बर्मा कमेटी होगी, मलिमत कमेटी होगी, इनकी रिपोर्ट को रेफरेंस करना, ये इंटरनल एड का पार्ट है। या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन, या डिक्शनरी, या प्रीएम्बल। तो इसका आंसर आपने लिखना है, इसमें से अगर कोई भी आपको आ जाता है तो आपने सिर्फ प्रीएम्बल लिखना है। क्यों? क्योंकि जो डिक्शनरी है, स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजन है, ये हो गया आपके प्रीसिडेंट, जो पुराने आपके जुडिशियल डिसीजंस की बात की है इन्होंने, या कोई कमेटी को रेफर करना। तो ये सारी किसका पार्ट है? एक्सटर्नल का। सिर्फ एक प्रीएम्बल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इंटरनल एड का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, प्रीएम्बल, क्योंकि ये इनमें से सिर्फ ये सोल ही ऐसा है जो इंटरनल एड का पार्ट है, बाकी ये सारी क्या है? एक्सटर्नल एड के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द रूल, कौन सा ऐसा रूल है मीन्स द एक्सप्रेशन मेंशन ऑफ वन थिंग इज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर? कि अगर हम एक चीज़ को रेफर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बाकी चीज़ को क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूड कर रहे हैं। हम एक चीज़ को तो ले रहे हैं कि हमने ले लिया कि हाँ इसका आंसर ये बनता है, मतलब कोई चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया और उसका हमने मीनिंग निकाल दिया। अगर उसके बड़े सारे मीनिंग बनते हैं, अगर हमने एक चूज़ किया है इसका मतलब वही एक्सक्लूड द अदर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा कौन सा वो आता है? तो ये आता है हमारा एक्सप्रेशन 19 इट एक्सक्लूजन अल्टेरियस। इसका अब ये मैक्सिम है, ये आप याद रखना कि उसमें भी एक्सक्लूजन वर्ड है, तो ये आपको इजी हो जाएगा। इसका आंसर है एक्सप्रेशन 19 इट्स एक्सक्लूजन अल्टेरियस, कि बाकी चीज़ों को आपने एक्सक्लूड कर दिया और आपने सिर्फ एक चीज़ को आपने मेंशन कर दिया है। तो इसका आंसर है डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज इंक्लूड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनल एड इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि एग्जाम में आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम देखेंगे राजस्थान का तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, या राजस्थान में नहीं भी आए हैं, किसी और स्टेट में हैं तो ये आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सारे आपको मैक्सिमम जितनी भी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको हेल्प हो जाए कि एग्जाम में आपने कैसे अपीयर होना है और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है आपका, इंटरनल एड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू इंक्लूड। टाइटल आएगा, प्रीएम्बल आएगा, मार्जिनल नोट्स आएगा, जो सारे आएंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ है, लॉन्ग टाइटल, टाइटल इंक्लूड करती है बोथ, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल। अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि टाइटल इंक्लूड ओनली लॉन्ग टाइटल या शॉर्ट टाइटल, तो आपने लिखना है बोथ, लॉन्ग टाइटल भी करती है और शॉर्ट टाइटल भी करती है। प्रीएम्बल तो है ही है। मार्जिनल नोट्स वो नोट्स होते हैं जो बुक के साइड पे लिखे होते हैं। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही किसके पार्ट हैं? इंटरनल एड के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अ स्टैचू हैज़ बिन डिफाइन एज द। स्टैचू को हम क्या बोलेंगे कि ये विल ऑफ द किंग है या विल ऑफ द सोसाइटी? विल क्या होगी? उनकी इंटेंशन, कि किसकी ये है, विल ऑफ द मैजिस्ट्रेट है या विल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो कोई भी स्टैचू अगर बनता है तो वो विल ऑफ लेजिस्लेचर होता है। इसका आंसर है डी, कि लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकिंग बॉडी, उसकी विल क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, तो उसी की वजह से एक स्टैचू जो है वो डिफाइन होता है। इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसका आंसर है डी, अ स्टैचू हैज़ बिन डिफाइन एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। कि स्टैचू क्या है? एक विल ऑफ लेजिस्लेचर है, लॉ मेकिंग बॉडी की एक विल है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। ये आपको कॉन्स्टी में भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेयर डिसीज क्या होता है।
तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज? तो आपको ऑप्शन आएंगे, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, या रॉयल पार्डन है, या स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है, या प्रेसिडेंट है। तो स्टेयर डिसीज होते हैं हमारे प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट या आपकी अपनी अगर कोई स्टेट है तो उसकी हाई कोर्ट के जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, तो वो उनको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज केस लॉ? केस लॉ एक्चुअली है क्या? केस लॉ क्या होता है? लॉ आपके वजह से ऑप्शन आ गए कि जो केस लॉ क्या होते हैं कि जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है या डेलीगेट की है उसने पावर अपनी, जिसको हम डेलीगेट लेजिस्लेशन बोलते हैं, या केस लॉ इज़ नॉट रियली लॉ एट ऑल। तो आपने इसका आंसर लिखना है कि फर्स्ट इसका आंसर है कि लॉ रिप्रेजेंटिंग द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ऐसा लॉ जो कोर्ट के डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं केस लॉ। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो लॉ पार्लियामेंट बनाता है वो कभी केस लॉ नहीं होते, और जो लॉ अपनी जो लेजिस्लेशन अपनी पावर डेलीगेट करता है एग्जीक्यूटिव को तो वो भी केस लॉज नहीं होते। इसलिए इसका आंसर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ए, लॉ रिप्रेजेंटिंग द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेजिस्लेशन है क्या? क्या चीज़ है लेजिस्लेशन? तो इसका आंसर आपका आता है कि वो लॉ, इसका आंसर है बी, वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। लॉ मेकिंग बॉडी हमारी पूरी इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या है? बी, लॉ मेकिंग लॉ लेजिस्लेशन इज लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेजिस्लेशन वो लॉ है जो पार्लियामेंट बनाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी रीडिंग मस्ट अ बिल हैव इन द हाउस ऑफ कॉमन एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड बिफोर इट रिसीव रॉयल असेंट? वो कहते हैं कि अगर कोई बिल, हमने जैसे ये पुराना एक्ट की बात कर रहे हैं कि कितनी रीडिंग जो है एक बिल में होती हैं जब वो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड में पास होता है, जब तक उसको रॉयल असेंट नहीं होती तो कितनी वो मीटिंग करता है या कितनी उसके बिल की रीडिंग्स होती हैं किसी भी हाउस को लेकर। तो इसका आंसर याद रखना 3 इन ईच हाउस। इसका आंसर है डी, कि हर हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड में, जैसे ये बताया हुआ आपको, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितनी कितनी मीटिंग्स होती हैं, इनकी कितनी कितनी बार रीडिंग होती है। तो 3 इन ईच हाउस, उसके बाद ही इसको क्या मिलती है? रॉयल असेंट मिलती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कमेटी स्टेज इन द पैसेज ऑफ बिल थ्रू द हाउस ऑफ कॉमन? वो कहते हैं कमेटी की स्टेज क्या होती है जब एक बिल पास होना होता है हाउस ऑफ कॉमन से। तो याद रखना इसका आंसर आपका आएगा, इसका आंसर है सी, अ कमेटी कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ द बिल इन डिटेल। तो कमेटी क्या करती है? पूरे प्रोविजन जो जो उसने बिल स्टैचू पास करना है उसको क्या करती है? डिटेल में पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हाउ लॉन्ग द हाउस ऑफ लॉर्ड डिले अ बिल, मनी बिल को छोड़ के हाउस ऑफ लॉर्ड किसी भी बिल को कितना डिले कर सकता है? तो इसका आंसर है 1 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर पुराना था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू, तो ये कभी पूछ सकते हैं। मैंने 2 एग्जाम पेपर देखे थे किसी और स्टेट के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो कितनी डिले कर सकता है किसी भी बिल को, नॉर्मल बिल को, मतलब मनी बिल को छोड़ के कोई भी अगर बिल है तो उसको कितना वो डिले कर सकता है? तो वो सिर्फ 1 ईयर कर सकता है। इसका आंसर है सी, 1 ईयर। अब पब्लिक एक्ट क्या होता है? व्हाट इज ए पब्लिक एक्ट? वो एक्ट, इसका आंसर है आपका वो एक्ट, बी आंसर है इसका, वो एक्ट जो जनरल पब्लिक को अफेक्ट करता है तो उसको हम पब्लिक एक्ट कहते हैं। ये सिंपल है। तो या कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज पब्लिक एक्ट, तो आपने इसका आंसर लगाना है एन एक्ट अफेक्टिंग द जनरल पब्लिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बी है वो राइट वन है। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ है एन एक्ट अफेक्टिंग द जनरल पब्लिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन? स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होती क्या है? आपके पास ऑप्शन आएंगे जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैचू बाय पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट करती है, जो इंटरप्रिटेशन आपकी हाउस ऑफ कॉमन करती है, या हाउस ऑफ लॉर्ड करती है, या कोर्ट करती है। तो याद रखना इन स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन का मतलब वो होता है जो कोर्ट करती है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैचू मेड बाय द कोर्ट, कि वो इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट के द्वारा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैचुटरी इंटरप्रिटेशन। तो इसका ऑप्शन सी आप करेक्ट मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय परपोजिव अप्रोच? अब परपोजिव अप्रोच क्या होती है आपकी? परपोजिव अप्रोच किसको बोलेंगे? तो इसके ऑप्शन आएंगे, जैसे आपको आएंगे द जज मस्ट इंटरप्रेट द स्टैचू ऑन पर्पज आएगा, या उसके बाद आएगा द जज इंटरप्रेट द स्टैचू इन द लाइट ऑफ पर्पज ऑफ इट्स इनेक्टमेंट,
या आएगा जज मस्ट इंटरप्रेट द स्टैचू विद ए पावर पर्पजफुल मैनर, या आपका इसका आ जाएगा इन द जज मस्ट इंटरप्रेट द स्टैचू इन द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग द केस बिफोर हिम और हर। तो इसका आपने आंसर लिखना है द जज मस्ट इंटरप्रेट द स्टैचू इन द लाइट ऑफ पर्पज ऑफ इट्स इनेक्टमेंट, कि कोई भी अगर जज जो है उसको स्टैचू को वैसे इंटरप्रेट करेगा कि इसको हमने एक्ट को बनाया ही क्यों था। जैसे अभी आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है या पॉक्सो एक्ट है, तो जज ने अगर उसको इंटरप्रेट करना है या जजमेंट जुडिशल माइंड अपनाना है, तो वो ये चीज़ देखेगा कि इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या रीज़न रहा होगा लेजिस्लेशन का, तो ये उसको इंटरप्रेट करेगा, ये उसको मतलब अपने माइंड में कंसीडर करेगा कि हाँ ये एक्ट क्यों बनाया, इसलिए इसको फिर वो जुडिशल डिसीजन उसके बिहाफ उसके मतलब वैसे बिहाफ पे देगा। तो इसका आंसर याद रखना बी, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है कि जज मस्ट इंटरप्रेट द स्टैचू इन द लाइट ऑफ पर्पज ऑफ इट्स इनेक्टमेंट। अब फिर आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मिसचीफ रूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने ये बहुत बार ही पढ़ा है कि मिसचीफ रूल एक्चुअली है क्या। तो मिसचीफ रूल क्या है, आपके पास ऐसे ऑप्शन आएंगे, इंटरप्रेटिंग स्टैचू जज जो है वो क्या करेगा, चेक करेगा कि मिसचीफ क्या है, विच द एक्ट वाज पास टू प्रिवेंट, कि उसको हमने वो किया। दूसरा ऑप्शन आएगा देयर मस्ट बी नो मिसचीफ इन कोर्ट, कि कोर्ट में कोई मिसचीफ नहीं होता। फिर उसके बाद आपका आएगा द इन इंटरप्रेटिंग स्टैचू जज शुड इंटरप्रेट द वर्ड लिटरली, कि जज जो है वो लिटरली वर्ड करेगा। और उसके बाद आएगा इन इंटरप्रेटिंग स्टैचू जज शुड इंटरप्रेट द वर्ड एज दे सी फिट, और कि वो जज जो है वो लगेगा कि हाँ ये वर्ड फिट है तो उसको इंटरप्रेट करेगा। नहीं, इसका आंसर ए जो है वो सही है कि अगर इंटरप्रेट जब भी जजेस कोई स्टैचू को इंटरप्रेट करते हैं तो वो पहले देखते हैं कि मिसचीफ, कि इस मिसचीफ का मतलब हो गया कि डिफेक्ट, कि ऐसा कौन सा ऐसा कोई जो ये है डिफेक्ट है कि वो जिससे ये इसको दूर करना है और ये एक्ट क्यों बनाया गया है। मिसचीफ रूल क्या होता है कि अगर अर्लियर इनेक्टमेंट में या अर्लियर कोई इंटरप्रिटेशन में कोई वो रह गया, आपका डाउट रह चुका है, कोई डिफेक्ट रह चुका है, तो उसको क्योर करने के लिए मिसचीफ रूल का बनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन जो ए है वो सही है इसका आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये केस लॉ है कि व्हाट इज रूल ऑफ पेपर वर्सेस हार्ट। व्हाट इज द रूल इन पेपर वर्सेस हार्ट। पेपर वर्सेस हार्ट में ऐसा कौन सा रूल आया था। तो आपके ऑप्शन आएंगे जैसे आपको कि जजेस कैन रेफर टू न्यूज़पेपर व्हेन इंटरप्रेटिंग स्टैचू। जजेस जो हैं वो इंटरप्रेट को मतलब रेफर करते हैं न्यूज़पेपर को जब भी कोई इंटरप्रेशन करनी होती है स्टैचूज़ की, या जज रेफर करेंगे अदर जजेस को जब इंटरप्रेशन करनी है, या जज रेफर करेंगे हैंड्स आर्ट व्हेन इंटरप्रेटिंग स्टैचूज। तो इसका आंसर जो ऑप्शन सी है आपका वो आपका करेक्ट है कि जजेस कैन रेफर टू हैंड्स आर्ट व्हेन इंटरप्रेटिंग स्टैचूज। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती क्या है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टीम में और इस इंटरप्रेशन ऑफ स्टैचूज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रूर करना है कि डेलीगेट लेजिस्लेशन होती क्या है। तो डेलीगेट लेजिस्लेशन वो होती है, आपके क्वेश्चन आएंगे अ डिसीजन ऑफ द कोर्ट, की कोर्ट ने डिसीजन दे दिया उसको डेलीगेट बोलेंगे। जहाँ आपको आएगा कोई पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर लिया उसको डेलीगेट बोलेंगे। या लॉ मेड बाय डेलीगेशन, की लॉ जो डेलीगेट किया था उससे जो लॉ बना उसको डेलीगेट बोलेंगे। या एक आएगा ऑप्शन लॉ मेड बाय अ पर्सन और बॉडी टू हुम पार्लियामेंट हैज़ डेलीगेटेड पावर। तो इसका आंसर ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। ये कौन सा लॉ है कि पार्लियामेंट क्या होता है, ओवरबर्डनड होता है, क्योंकि उसके पास और बड़े काम हैं जैसे लॉ मेकिंग का, कुछ ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिनको वो क्या करता है अपनी पावर्स को डेलीगेट करता है, किसको, एग्जीक्यूटिव को। तो वो जो लॉ एग्जीक्यूटिव बनाती है उसको हम बोलते हैं कि वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। और डेलीगेट कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, अपनी पावर डेलीगेट करता है, देता है फॉर द टाइम बिंग किसी पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए या कोई पर्टिकुलर काम को करने के लिए। जब पार्लियामेंट अपनी पावर डेलीगेट करता है तो उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें से ऐसी क्या डिसएडवांटेज है जो हम जब लेजिस्लेशन अपनी पावर डेलीगेट करती है तो क्या करते हैं, इट इज़ क्विक टू प्रोड्यूस, कि वो कभी भी प्रोड्यूस कर देती, जल्दी बना देती है। या इट कैन बी फ्लेक्सिबल, बड़ी फ्लेक्सिबल है। या इट रेजेज इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या आपका आएगा इट कैन बी मेड बाय रेफरेंस टू स्पेशलिस्ट नॉलेज। तो इसका याद रखना कि जब भी कोई डिसएडवांटेज आती है तो वो क्या बनाती है, मोस्टली उसमें क्या डिसएडवांटेज आती है। तो इसका ऑप्शन जो सी है, इट रेजेज इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज क्या करती है, ज़्यादा क्रिएट करती है। इसलिए यही एक डिसएडवांटेज है डेलीगेट लेजिस्लेशन की, कि इश्यूज क्रिएट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जवाब देना किसी को, कि अगर कोई गलती होती है तो उसमें आपको जवाब देना पड़ता है कि ये लूप होल क्यों रह गया। तो बस यही है, इश्यूज क्रिएट करती है अकाउंटेबिलिटी की।
तो बस फ्रेंड्स, ये 44 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 21 क्वेश्चन आपको फर्स्ट वीडियो में किए थे, जो रिमेंडिंग थे वो मैंने आपको अब करवा दिए हैं। तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, लीगम अकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, और आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कमेंट बॉक्स में कि मेरे से क्या गलती है, कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिससे आपको राजस्थान के एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। प्लीज़ शेयर।